ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जब हॉल में पहुंचे तो वो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से और भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता भरोसे और सम्मान पर टिका है। मैंने पिछले दौर के वक्त 2014 में वादा किया था कि ऑस्ट्रेलिया को फिर किसी भारतीय पीएम के लिए 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी इज द बॉस। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का इतना भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर रिश्तों को और मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई अहम घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दूसरे की डिग्रियों को मान्यता देने पर बातचीत आगे बढ़ी है। इसका दोनों देशों के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। वहीं ब्रिस्बेन में भारत का नया कॉन्सुलेट भी खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर अपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के किस तरह के संबंध रहे हैं उनके बारे में विस्तृत तौर पर बातचीत की। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर कही गई, जिसे सुनकर प्रवासी भारतीयों की तरफ से बस एक ही नारा पूरे हॉल में गूंज उठा, वो था मोदी मोदी। अब देश के नए संसद भवन की उद्घाटन की तारीख भी सामने आ गई है। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैदिक विधि विधान के साथ उद्घाटन करेंगे और क्योंकि इसी दिन वीर सावरकर की भी जयंती है तो ऐसे में अब सियासत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई रविवार को दोपहर 12 बजे से हवन पूजन के साथ नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए वैदिक विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ सुबह से ही हवन पूजन शुरू हो जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर इन्विटेशन कार्ड भी सामने आया है। कार्ड में बताया गया है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी की ओर से नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा। इन्विटेशन कार्ड पर नए संसद भवन की तस्वीर छपी हुई है। कार्ड पर सभी अतिथियों से सुबह 11:30 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के लिए कहा गया है। नए संसद भवन में क्या है खास? कुल 64,500 वर्ग मीटर दायरे में फैला बिल्डिंग कैंपस, बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च, कई तरह की हाईटेक सुविधाएं। लोकसभा में कुल 888 सीटों की क्षमता, राज्यसभा हॉल में 384 सीट तक की क्षमता, हॉल में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। नए संसद भवन को लेकर के सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने की मांग की थी और वीर सावरकर की जयंती के दिन ही उद्घाटन की तारीख को लेकर के भी सवाल खड़ा किया गया। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने स्वार्थ के लिए भारत की उपलब्धियों को नीचा दिखाने की घटिया राजनीति करने की आदत सी पड़ गई है। बहरहाल नए संसद भवन को लेकर के भले ही सियासत जारी हो, लेकिन 28 मई को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा और इसके बाद उम्मीद है कि अगला संसदीय सत्र भी इसी भवन में होगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से जारी की गई ताजा रैंकिंग में नीरज चोपड़ा को पहला स्थान हासिल हुआ और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले एथलीट बने। हरियाणा का धाकड़ छोरा नीरज चोपड़ा नित नए मुकाम हासिल कर दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहा है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अब दुनिया के नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बन चुके हैं। नीरज देश के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाल ही में जारी हुए विश्व एथलेटिक्स महासंघ की रिपोर्ट्स के मुताबिक नीरज को 1445 रैंक और पीटर्स को 1433 मिली है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाड के एडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट करके बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे छोरे की उपलब्धियों का सफर अविराम जारी है। हरियाणा की माटी के लाल, देश के रिकॉर्ड वीर व स्टार एथलेटिक नीरज चोपड़ा को विश्व का नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर बनने पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार इतिहास रचते हुए देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नीरज चोपड़ा की इस खास उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर बधाई दी। आपको बता दें कि साल 2021 के
टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज चोपड़ा ने एंडरसन पीटरसन को हराकर ये खास इतिहास रचा है और फिलहाल उनके पास 22 अंकों की बढ़त हासिल है। बिना पहचान पत्र देखे 2000 के नोट बदलने की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल याचिकाकर्ता ने इस याचिका में कहा था कि अगर बिना पहचान पत्र देखे ही 2000 के नोट बदले जाएंगे तो इससे भ्रष्ट तत्वों को फायदा मिलेगा। बहस के दौरान इसका जवाब देते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्तीय और मौद्रिक नीति के मामले में कोर्ट दखल नहीं देता। ये सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने जिस याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है वो वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के 2000 के नोट भ्रष्टाचारियों, माफिया या देश विरोधी शक्तियों के पास होने की आशंका है। ऐसे में बिना पहचान पत्र देखे नोट बदलने से ऐसे तत्वों को फायदा होगा। याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत में आज ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो, इसलिए 2000 के नोट सीधे बैंक खातों में जमा होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने खाते में ही नोट जमा करवा सके, किसी और के खाते में नहीं। इससे बेनामी लेन देन पर भी रोक लगेगी। सुनवाई के दौरान रिजर्व बैंक की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि वित्तीय नीति में कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता। नोट जारी करना है या उसे वापस लेना है, इसका अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। आरबीआई के द्वारा जो फैसला लिया गया था 2000 नोट के बदलने को लेकर, आज से बैंकों में प्रक्रिया शुरू है और कहीं ना कहीं इस समय हम बैंक में मौजूद हैं और लोग जो 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में पहुंचने शुरू हो चुके हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? जी, गोपाल अरोड़ा। गोपाल जी, क्या कहेंगे आज 2000 के नोट जो बैंकों में बदले जा रहे हैं, किस तरह का बैंकों में माहौल देखने को मिल रहा है? सर, बैंक में अगर यदि हमारा अपना अकाउंट है तो हम अपने अकाउंट में जैसे जमा कराते हैं तो वैसे ही हम जमा भी करा पा रहे हैं, और जिसका अकाउंट नहीं है तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। और 2000 का नोट मार्केट में ज़्यादा चलन में नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं किसी को। फैसला क्या सर, जो फैसला लिया था 2000 नोट बंद करने का, किस नज़र से देखते हो? सर, 2000 का जो नोट का जो फैसला लिया था, ये कालाबंदी जो चल रही है उसको देख कर लिया था, क्योंकि 2000 का नोट बड़ा नोट होता है, हर कोई अपने पास स्टॉक में रख लेता है, जिससे क्या होता है देश की करेंसी जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। 2000 का नोट बंद हो जाएगा तो फिर लोग ज़्यादा अपने घर में छोटे नोट रखेंगे नहीं, वो फिर बैंकों में या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे हर एक का काले धन का जो है पता चल जाएगा। तो बैंकों में भीड़ देखने को मिल रही है? हाँ, बैंकों में अभी नया अभी रूल रेगुलेशन लागू हुआ है तो अभी थोड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राज धनकर। आप भी 2000 नोट बदलने के लिए पहुंचे हो बैंक में, किस तरह का माहौल है? ठीक है, माहौल आराम से जमा हो रहा है, कोई ऐसी वो नहीं है, धक्का मुक्की नहीं है, और अभी टाइम भी बहुत है। तो सरकार की जो गाइडलाइन है बिल्कुल सही है, टाइम दे रखा है लोगों को, और इतने यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई आपाधापी है, क्योंकि नॉर्मल लोग हैं, अकाउंट सबके अपने में डाल सकते हैं। जनरली 10-20 हज़ार ही लोगों के घर में रखते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई रखता भी नहीं है वैसे भी। तो बैंक के मैनेजर हैं, वो भी हमारे साथ है मौजूद, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सुबह सिंह। क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस तरह से सरकार ने जो फैसला लिया था आरबीआई ने, बैंकों के आज नोट बदले जाएंगे 2000 के, किस तरह का बैंकों में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है? नहीं, आज थोड़ा भीड़ है, नॉर्मल वर्किंग है और थोड़ा सा भीड़ है, और इसमें टाइम काफ़ी है, इसलिए एकदम भीड़ नहीं बढ़ेगी। हम अपने कस्टमरों को सुविधा दे रहे हैं, जिनका खाते है खाते में जमा कराइए, जरूरत है तो हाथ के हाथ निकालिए, 10 दिन बाद निकालो, 15 दिन बाद निकालो। कल की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, तो कितने परसेंट आज लोग पहुँच रहे हैं जैसे 2000 के नोट लेकर? नहीं, वो तो अभी कैशियर से पूछ के बाद, लेकिन है ज़्यादा कस्टमर नहीं है, 8-10 कस्टमर तो आए हैं अभी जमा करने के लिए। तो अभी टाइम भी दे रखा है सरकार? टाइम काफ़ी 4 महीने का टाइम है, तो स्लोली आए। नॉर्मल। तो बैंकों में कोई ऐसे कोई पब्लिकों के जो आते हैं लोग, कोई कतार देखने को नहीं मिल रही? नहीं, हमें उसके लिए एक जो जमा करने के लिए 2000 के नोट के लिए हमने एक अलग ही काउंटर खोला हुआ, अच्छा, ताकि दूसरे कस्टमरों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो बिल्कुल साफ तौर पर है, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो बैंकों में लोग पहुंच रहे हैं 2000 नोट को बदलने के लिए, फिर बैंकों में अभी कोई ऐसी भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों की काफ़ी लंबी कतार यहाँ पर लगी है। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि जिस तरह के 2000 के जो नोट बदले गए वो सही फैसला लिया। जितेंद्र बेनीवाल, हरियाणा न्यूज़, बल्लभगढ़।
फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गांव बुढ़ैना में छापेमारी कर एक सेंट्रो कार से अंग्रेजी व देसी शराब जब्त की है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम अलर्ट मोड में है। टीम ने गांव बुढ़ैना में रेड कर सेंट्रो कार से अंग्रेजी व देसी शराब बरामद की है। सीएम फ्लाइंग टीम को सूचना मिली थी कि थाना खेड़ी पुल के गांव बुढ़ैना में सतीश नामक व्यक्ति अवैध रूप से देसी व अंग्रेजी शराब की तस्करी करता है और सूचना मिलने के बाद इंस्पेक्टर जगदीश ने सीआईए की टीम को साथ लेकर रेड की। रेड के दौरान सतीश के घर के पास प्लॉट में बने कमरे जिसका गेट खुला हुआ था, उसके पास खड़ी सेंट्रो कार में अंग्रेजी व देसी शराब मिली। वहीं पुलिस कार्रवाई के दौरान सतीश चकमा देकर फरार हो गया और सतीश के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल मामले में पुलिस की छानबीन जारी है। देखना होगा कि आरोपी अब कब तक गिरफ्तार हो पाता है। पुलिस इसमें आगे की क्या कुछ कार्रवाई करती है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम अलर्ट मोड पर है। यहां पर रणजीतपुर एरिया के भट्टूवाला गांव में टीम ने दस्तक दी, जहां पर अवैध खनन की सूचना मिली थी। टीम ने पुलिस और माइनिंग विभाग को साथ लेकर मौके पर कार्रवाई की और इनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा के यमुनानगर में बड़े स्तर पर खनन का काम होता है, लेकिन इसी बीच वैध खनन की आड़ में अवैध खनन का धंधा भी यहाँ किसी से छिपा नहीं है। हालांकि प्रशासन काफी समय से अवैध खनन पर लगाम कसने की लाखों कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिर भी खनन माफिया बाज नहीं आ रहे। इसी बीच सीएम फ्लाइंग को रणजीतपुर चौकी एरिया में भट्टूवाला गांव के पास अवैध खनन की सूचना मिली थी, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम फ्लाइंग के द्वारा भट्टूवाला एरिया में रेड की गई और हमारे को भी साथ लिया गया। उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट को बुलाया गया और 5 डंपर 1 जेसीबी को अवैध माइनिंग में सीज किया गया और उसके बाद जैसी भी कार्रवाई माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश होगा, जो पत्र मिलेगा तो। सीएम फ्लाइंग ने इससे पहले इसी एरिया में एक और कार्रवाई को अंजाम दिया था। उस कार्रवाई को अभी महीना भर भी नहीं बीता कि सीएम फ्लाइंग ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि सीएम फ्लाइंग की इस कार्रवाई के बाद खनन माफिया पर अंकुश लग पाता है या नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ है, जिसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 युवक एक बुजुर्ग पर लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से बेटे और पिता को भी चोटें आई हैं। रेवाड़ी में जमीन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 युवक एक बुजुर्ग व्यक्ति पर बुरी तरह लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से उसके पिता और बेटे को चोटें आई हैं। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव लाला निवासी फूल सिंह और अनूप कुमार के बीच जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। इसको लेकर बुजुर्ग अनूप कुमार के साथ मारपीट की गई। साथ ही बुजुर्ग ने दूसरे पक्ष पर कई और गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग ने बताया कि आरोपियों ने उसकी पत्नी से सोने की चेन और मंगलसूत्र छीन लिया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी बुजुर्ग और उसकी पत्नी पर मारपीट के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस गुत्थी को कब तक सुलझा पाती है और जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त में कब तक आ पाते हैं। हरियाणा के पलवल जिले से होडल थाने से हत्या के प्रयास व चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी होडल थाने से फरार हो गया। हरियाणा के पलवल में हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार आरोपी होडल थाना से फरार हो गया। इसको लेकर होडल डीएसपी सज्जन सिंह ने कहा कि रविवार को होडल थाना पुलिस ने आरोपी रोबिन को गिरफ्तार किया था। फिर सोमवार की सुबह होडल पुलिस थाना परिसर से आरोपी रोबिन की दर्ज केस के मामले में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार फाइल लेने के लिए अपने कमरे में गए तो आरोपी दूसरे कर्मचारी से आंख बचाकर नंगे पैर पुलिस हिरासत से फरार हो गया, जिसका टीम ने काफी पीछा किया लेकिन वो काबू नहीं आ सका, जिसकी सूचना सीआईए पुलिस टीम को दी गई। ये रोबिन नाम का एक अपराधी था, बड़ौदा गांव का रहने वाला था, जिसको कल रात को ही गिरफ्तार किया था। 307 का ये मुजरिम था और 2 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे। तो उसमें आज ये दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास ये पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और जल्दी इसके खिलाफ 2-3 टीमें लगाई रोकने के लिए, जल्दी इसको राउंड अप कर लिया गया। तो सर ये कब से फरार चल रहा था? ये लगभग 6 महीने से फरार चल रहा था इस मुकदमे में।
तो सर अब किस किस के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अब जो आरोपी भागा उसके खिलाफ और जो उसका केस का अनुसंधान अधिकारी है मनोज कुमार उसके खिलाफ अलग से कार्रवाई की। तो सर कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? कुछ टीमों का गठन किया? बस पूरा पुलिस स्टेशन होटल की सभी 3-4 टीमें बना के लगाई हुई है, साथ में हमारी सही होटल है वो भी साथ में लगी हुई है, तो जल्दी इसको राउंड अप कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी को हत्या का प्रयास और चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। जांच अधिकारी आरोपी रोबिन को अदालत में पेश कर वहां से पुलिस रिमांड पर लेना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। बहरहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपी की धरपकड़ कर पाती है। हम खड़े हैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग फरीदाबाद में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी किस तरीके की दुर्दशा आपको दिखाई देगी कि जो गंदा पानी है वो पूरे रोड पर किस तरीके से भरा हुआ है और यहाँ से हजारों की तादाद में आए दिन वाहन गुजरते हैं। सीवरेज का जो पानी है वो यहाँ सड़क पर जमा हुआ पड़ा है। लगातार जो है पानी भरने के कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बीमारियों के फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ये पानी आप देख सकते हैं कि तमाम रोड पर जो भरा हुआ है वो वहाँ गंदे नाले से निकलकर ओवरफ्लो हुआ है और ओवरफ्लो होने के बाद तमाम जो गंदगी है आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी है। केमिकल भी इस पानी के अंदर है, तमाम तरह का गंदा पानी है जो सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरा हुआ है। हालांकि दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से और जो NHAI है उसकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि उसकी वानगी आपको दिखाई दे जाएगी किस तरीके से लोग जो है परेशान हैं। भाई साहब गंदा पानी भरा हुआ है, कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, ना कोई सुझाव है ना कोई सोल्यूशन निकलता है। बिना बारिश के भी यहाँ पे ओवरफ्लो होता रहता है। रोज के आवाजाही हमारा ऑफिस यही है पर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दुर्घटनाएं भी होती है? दुर्घटनाएं भी होती है। यहाँ पे हम बाइक वाले तो गिरते रहते हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सुबह ड्यूटी जाते हैं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो अपने कामों पर जाते हैं, जो ड्यूटियाँ जाते हैं, जो रोजगार के लिए यहाँ से निकल कर आते हैं या जाते हैं, उनके लिए भारी परेशानी का सबब ये रोड बना हुआ है। और ये तो हालात उस राष्ट्रीय राजमार्ग की है जो जहाँ से तमाम जो पर्यटक हैं वो भी निकलते हैं और तमाम नेता और मंत्री और अधिकारी यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद। और ये आपको मैं एक और बात बता दूं कि ये टोल रोड है, क्योंकि टोल इधर बदरपुर फ्लाईओवर के पास टोल लिया जाता है और सीधा गदपुरी पर भी टोल जो है चार्ज किया जाता है। टोल रोड होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हैं। और ये हालात केवल एक तरफ नहीं है, आपको मैं दूसरी तरफ भी कितनी परेशानी आती है। इतनी दिक्कत है कि जनता इतनी परेशान है कि हद से ज्यादा। सरकार सो रही है, मुझे लग रहा है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये देखिए क्या हालत हो रही है, कितनी पब्लिक को परेशानियां हो रही हैं। क्या दिख नहीं रहा है? यहाँ से कोई बड़े सरकार नहीं निकलते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं गरीब आदमी नहीं निकलते बल्कि बड़े लोग भी निकलते हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं, लोगों में काफी गुस्सा भी इसको लेकर है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ का हाल भी आप देख लीजिए। करीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा एरिया में यहाँ भी जो है लबालब जो है रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है और लोगों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। टोल रोड होने के बावजूद भी यहाँ पर लगातार गंदे पानी का भराव और कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रण दे रहा है। देखना होगा कि प्रशासन की नींद अब इस पर कब तक खुल पाती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। इस समय हम खड़े हैं तिगांव विधानसभा के मझावली गांव में। आप देख सकते हैं जो यमुना का जो पुल है वह लगभग बनने के तैयार हो चुका है, बस जो रोड का जो काम है वह अभी कहीं ना कहीं अधूरा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ राहगीर भी मौजूद हैं, बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम। विक्रम भाई, ये पुल बन के जब तैयार हो जाएगा तो कितना कुछ सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? इससे तो भाई बहुत सुविधाएं हैं। यहाँ की ज़मीनों के रेट भी काफ़ी अच्छे बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉटिंग भी हो रही है आपस में। और सुविधा देखी जाए तो दोनों स्टेट आपस में कनेक्ट हो गई हैं। अब जो हमारा पहले जो टाइम लग रहा था, अगर इधर में हमें दनकौर जाना है, दनकौर जाने में जो 4 घंटे का सफ़र था हमारा, वो 1 घंटे का रह गया है मात्र। अगर हाईवे बन जाता है, अभी तो हम नीचे से जा रहे हैं कटपुला से, अगर हाईवे बन जाता है आधे घंटे का रह जाएगा मात्र। तो सुविधाएं तो बहुत हैं।
क्या देख पा रहे भैया, लगभग अभी कितना समय लगेगा अब इसे बनने में? क्योंकि पुल का जो काम है वो तो लगभग बन के तैयार हो चुका है, पर अभी रोड का काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अधूरा पड़ा है। ये बनने के लिए तो अब से बहुत टाइम पहले बन जाना था, लेकिन होता क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का जो है ना टाइम कुछ दिया जाता है, लगता कुछ है। टाइम जितना जिस हिसाब से लग रहा है, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा भी नहीं रह गया जिस हिसाब से काम चल रहा है। कुछ टाइम में लग रहा है कि हाँ हो जाएगा चालू। काफ़ी जो किसान हैं, यहाँ के जो किसान की बेल्ट है, ज़्यादातर किसानों की यमुना पार खेती है, तो उनके लिए कितना सुविधा रहेगी इसको लेकर? उनके लिए काफ़ी सुविधा है। उनके लिए अगर अब इस पे पहली बात तो कोई टोल वगैरह भी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि कोई नेशनल हाईवे ये बन नहीं रहा है, नॉर्मल रोड है, कोई भी अपना खेती का वाहन लेके जा सकता है। पहले हमें दिक्कत थी, उस तरफ में खेत थे, लेकिन अब तो हर किसी के लिए सुविधा ही सुविधा हो जाएगी कि अगर आना जाना सुगम हो जाए तो जैसा कि आपने सुना, यमुना पुल बनने के कारण काफ़ी लोगों को जो उनकी जो खेती है या किसी को कनेक्टिविटी, जैसे कि ये हरियाणा और यूपी की जो कनेक्टिविटी को भी जोड़ता है, इससे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी मिलेंगी। तिगांव से हरियाणा न्यूज़ के लिए रजत सिसोदिया।